तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। लास्ट मॉड्यूल में जो हम लोगों ने बात की थी उसमें बेसिकली हम लोगों ने यूपीएससी का जो सिलेबस है जो आता है यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस में, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा देखा था। साथ में मैंने आपको मैप और मैप रीडिंग के बारे में बताया था, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था। लेटिट्यूड क्लाइमेट पर कैसे काम करता है इसके बारे में हमने जाना था, और लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। और फिर इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में जाना था। साथ साथ में जो टाइमिंग के जो कंसेप्ट है उसमें जो यूटीसी था, जीएमटी था या आईएसटी, और साथ साथ में जो है हमने डे सेविंग टाइम के बारे में जाना था। तो ये हमने ये सबका जो एक एनालिसिस है, जो एक बेसिक आइडिया है, वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था। ठीक है, तो आज आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली यूनिवर्स को लेकर है। ठीक है, तो जो यूनिवर्स को लेकर जो टॉपिक है वो काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है यूपीएससी में और जनरल भी, अगर आप ज्योग्राफी मेंस के लिए ऑप्ट करते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ एकेडमिक, अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। यहाँ पर हम जो कवर करते हैं उसमें हम थोड़ा एस्ट्रोफिजिक्स भी पकड़ते हैं, हम लोग थोड़ा बायोलॉजी का भी देखते हैं, थोड़ा इन्वायरमेंट देखते हैं, फिजिक्स आ जाता है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है। सभी का एक मिक्सचर जो है वो ज्योग्राफी कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी का, जो स्लाइटली टच है, जो थोड़ा सा टच है, वो कहीं ना कहीं साइंस के साथ जुड़ा होता है। तो इसीलिए जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। खैर एनीवे, चलिए देखते हैं। तो जो हम लोग जो यूनिवर्स का जो टॉपिक कर रहे हैं, उससे पहले एक टर्म है जो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक टर्म है लाइट ईयर। क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उसको नापना या उसको मेजर करना मतलब इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो यूनिवर्स, क्योंकि उतने किलोमीटर में हम नहीं बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो सन है, सन वो अर्थ के काफी नजदीक है। तो अर्थ के कितना नजदीक है, लेकिन अर्थ के वो 15 करोड़ किलोमीटर, कितना, लगभग 15 करोड़। अब 15 करोड़ अगर जो किलोमीटर है, यू कैन जस्ट इमेजिन कि मतलब हम इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, वो भी करोड़ों में है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात कर ले, अगर हम यहीं से बाहर निकलने लगे तो हमें लाइट ईयर्स जो है लग जाते हैं एक से दूसरे सोलर सिस्टम में जाने के लिए, नियरेस्ट स्टार पे जाने के लिए। तो इसीलिए जो डिस्टेंस है उसको लाइट ईयर में होता है। अब लाइट ईयर को अगर मैं बात बोलूं कि लाइट ईयर है क्या, बहुत आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल एक तरीका होता है कि यहाँ पर सीधी बात है, एक साल में यानी कि विद इन ईयर लाइट जितना ट्रेवल करती है, सपोज एक लाइट, एक रे जो है वो सन से निकली और उसने जितना ट्रेवल किया एक साल तक लगातार। ठीक है, अब ये एक साल क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा एक साल है इक्वल टू अर्थ। ठीक है, स्पेस का एक अलग तरीका होता है, स्पेस अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो हम अर्थ में है तो हम लोग अराउंड द सन गोल गोल घूमते हैं, आप लोगों को पता है। और हम 365 डेज में एक जो है जो रेवोल्यूशन होता है उसको कवर करते हैं अराउंड द सन। और ये कितना होता है, इसमें 365 डेज, जो ईच डे है वो 24 आवर्स का होता है, और हर आवर में 60 मिनट होते हैं, और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यानी कि 3 साल तक, सॉरी, एक साल तक लाइट अपनी स्पीड, अब लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, अभी आपको इक्वेशन में नहीं बता रहा हूँ। मैं इक्वेशन में बताऊंगा कि 9 पॉइंट समथिंग पावर और लाइक दैट, क्योंकि मेरा मैथ वीक है। तो आपको एक क्लियर कंसेप्ट पे बता रहा हूँ कि इस तरीके से एक साल तक लाइट जितना स्पेस में ट्रेवल करती है, ठीक है, उसको हम लाइट ईयर बोल देते हैं। यानी कि 365 डेज तक कंटिन्यूसली लाइट जितना ट्रेवल करेगी, जितना वो पोर्शन कवर करेगी, उसको हम यहाँ पे लाइट ईयर का नाम देंगे। ठीक है, तो उसको लाइट ईयर, तो पूरे के पूरे यूनिवर्स को हम लाइट ईयर में मेजर करने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस को। एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं एयू। ठीक है, ये होता है जो एयू होता है, यानी कि
जो 1 AU होता है, ठीक है, 1 AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। जो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, जो एवरेज डिस्टेंस है, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। ठीक है, कई तरीके होते हैं, मैं आपको दो मेजर तरीके की बात बता रहा हूँ, आपको लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में बता रहा हूँ। क्लियर? तो आगे चलते हैं। आज का टॉपिक जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स पे जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यूनिवर्स की, अगर हम बात करें तो यूनिवर्स में जो यूनिवर्स है क्या, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स जो है वो एक स्पेस है। अब अक्सर बोलते हैं ना कि स्पेस में क्या है, रॉकेट स्पेस में गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में है। ठीक है, स्पेस क्या होता है? लाइक स्पेस मतलब प्लेस, लाइक जैसे दो लोगों के बीच का जो गैप होता है, या दो ऑब्जेक्ट के जो बीच का गैप होता है, वो स्पेस है। ठीक है, या जिसने जितना प्लेस उसने ऑक्यूपाई किया, दैट कॉल्ड द प्लेस। अब जैसे अर्थ और मून के बीच में जो खाली जगह है वो स्पेस कहलाएगा। ठीक है, और अर्थ और सन के बीच में जितनी जगह है वो स्पेस कहलाएगा। राइट? तो ये स्पेस है, मतलब यूनिवर्स इज ऑल द स्पेस। कितना बड़ा है ये मेजर करना पॉसिबल अभी नहीं है, कुछ साइंटिस्ट ने बताया है, बट स्पेस बहुत बड़ा है। लाइक हमारी गैलेक्सी उसका एक छोटा सा हिस्सा है, फिर गैलेक्सी के बाहर फिर गैलेक्सीज, बहुत ज्यादा गैलेक्सीज है। तो लाइक तो उसमें यहाँ ये जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही है वो स्पेस है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। ठीक है, टाइम यहाँ पे टाइम मैटर करता है, टाइम और ऑल मैटर जो भी है, टाइम और जितने भी मैटर वहां पर है, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो वहां पर सैटेलाइट हो, स्टार हो, कोई गैलेक्सी हो, ठीक है, कोई नेबुला हो, राइट, कोई स्टार का ओरिजिन हो रहा हो, कोई स्टार डाई कर रहा हो, अलग अलग जो भी मैटर रहता है, जो भी हमारी बॉडीज हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर मैटर कहलाती है। ठीक है, दूसरा जो है एनर्जी। एनर्जी आपको पता है कि इट कैन नॉट बी चेंज। तो यूनिवर्स में अपनी एनर्जी होती है। लाइक आप जो भी बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो सब यूनिवर्स में रह जाता है। ठीक है, वो ट्रेवल करता है। मतलब आपने अगर एक बार मान लीजिए स्पेस में जाके हेलो कह दिया, तो वो कितना लंबा ट्रेवल करने वाला है, कब तक करने वाला है, यू कैन नॉट इमेजिन। ठीक है, आप इंटरस्टेलर फिल्म देखेंगे अगर, या ग्रेविटी फिल्म देखेंगे, या एक बुक है द सीक्रेट आप पढ़ेंगे, तो आपको शायद उसके बारे में थोड़ा अंदाजा होगा कि व्हाट इज द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स में मैंने कहा कि बहुत अलग कंसेप्ट चलते हैं। जैसे लोग टाइम मशीन की बात करते हैं, ठीक है, या टाइम लूप की बात करते हैं, तो ये सब यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मुझे फिजिक्स भी ज्यादा नहीं आती है, मतलब जितना मैंने समझा और पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि इसमें क्या है, गैलेक्सीज इसमें इंक्लूड की जाती हैं। अब गैलेक्सीज में स्टार होते हैं, प्लैनेट होते हैं, कुछ माइनर प्लैनेट होते हैं, फिर मून्स, लाइक मतलब सैटेलाइट जो है, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट हैं, ये सब मिलके यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, ये जितना अभी तक हमें पता है उसके हिसाब से हम लोगों ने जाना कि यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स का ये एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो बताया गया कि दैट इज डिफाइंड बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, उन्होंने डिफाइन किया और उन्होंने बताया कि भाई ये यूनिवर्स है। राइट? अब जो साइज है यूनिवर्स का, मैंने बताया ना कि पूरे के पूरे साइज को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड कर रहा है उसी स्पीड से जिस स्पीड से ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, और कुछ साइंटिस्ट, जो पुराने साइंटिस्ट है, जो एंशिएंट, जो ग्रीक और इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने अर्थ के बारे में थ्योरी दी थी जो जियोसेंट्रिक कहलाती है। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है? जियोसेंट्रिक जो थ्योरी है, यानी कि जो अर्थ है, ठीक है, उसका जो सेंटर है, ठीक है, यानी कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स का सेंटर है, इसको उन्होंने जियोसेंट्रिक कहा। राइट? हालांकि ऐसा नहीं है, बाद में थ्योरीज के बारे बाद में बताया गया कि ये सही डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अब जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में पहले किसने बताया? एक्चुअली इसमें भी काफी कंफ्लिक्शन है, काफी कंफ्लिक्ट है इसको क्लियर कर पाना कि किसने बताया। लेकिन एक पर्सन थे, कैलेडिस टॉलमी उनका नाम था, लगभग 140 एडी में उन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी का ओरिजिन किया था। उन्होंने बताया कि जो सन है वो अर्थ के सराउंडिंग में जो है वो रिवॉल्व करता है, और अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है। हालांकि वो बात बाद में सही साबित नहीं हुई, और फिर काफी दिन बीतने के बाद निकोलस कॉपरनिकस ने, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोलस कॉपरनिकस ने
बताया कि ऐसा नहीं है। निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि अर्थ रिवॉल्व नहीं करती, सॉरी सन रिवॉल्व नहीं करता अराउंड द अर्थ, सन स्टेबल है और अर्थ जो है रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। पहले जियोसेंट्रिक में बताया गया था कि अर्थ स्टेबल है और सन रिवॉल्व करता है, और जब बाद में इस थ्योरी को चेंज किया गया और बताया गया कि नहीं, सन स्टेबल है और अर्थ रिवॉल्व करती है, तो इस थ्योरी को नाम दिया गया हेलियोसेंट्रिक। ठीक है, ये मॉडल बताया गया और उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन इसमें भी थोड़ा पेंच था। एक्चुअली में उन्होंने ये बताया था कोपरनिकस ने कि जो सन है वो सेंटर है यूनिवर्स का। ठीक है, लेकिन ऐसा बाद में इस थ्योरी को फिर चेंज किया गया। जब टेलीस्कोप से स्टडी किया गया तो बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, सन जो है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का, नॉट द यूनिवर्स। ठीक है, फिर गैलीलियो ने और एडविन हबल ने इसके बारे में स्टडी किया था और उन्होंने इसके बारे में बताया था। अभी भी हमारे स्पेस में एक टेलीस्कोप स्टेबल है, उसको छोड़ा हुआ है, टेलीस्कोप तो नहीं कह सकते, मतलब एक सैटेलाइट जो है छोड़ा हुआ है जो लगातार यूनिवर्स को नापने का काम कर रहा है। ठीक है, वो हबल के नाम पर ही रखा गया। टेलीस्कोप भी लगाया गया, नासा का टेलीस्कोप है, वो हबल टेलीस्कोप के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट जो है यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन है। राइट, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्स में अगले स्टेप की। यूनिवर्स में आगे चलकर फिर कुछ थ्योरीज को स्टडी किया गया। सर आइजैक न्यूटन थे, आप लोगों ने सुना होगा आइजैक न्यूटन का नाम। ग्रेविटेशन से रिलेटेड 3 उन्होंने लॉ बताए थे। ठीक है, कौन कौन से हैं, जरा उसको आप थोड़ा रिवाइज करने की, रिवाइंड करने की कोशिश कीजिएगा ब्रेन में। ठीक है, तो कॉपरनिकस के जो कॉपरनिकस ने जो बात बताई थी उस पर उन्होंने काम किया। ठीक है, ये एक टाइको ब्रेया थे और एक जो है जोहानस कैप्लर थे। जोहानस कैप्लर भी एक काफी अच्छे जो है हमारे एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, जो फिजिस्ट रहे हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट रहे हैं। उन्होंने प्लेनेटरी मोशन के बारे में बताया था और बाद में एक बेल्ट को डेडिकेट किया गया कैप्लर को। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक यहाँ पे यूनिवर्स के बारे में उन्होंने बताया। अब यूनिवर्स का डिवीजन किया गया। यूनिवर्स का डिवीजन कैसे किया गया? बताया गया कि गैलेक्सीज है, भाई कितनी है, गिनना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो एक अंदाजे से बता दिया गया कि 100 बिलियन है, यानी कि हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज है। ठीक है, फिर स्टार कितने हैं? उन्होंने बताया कि 100 बिलियन स्टार है। ठीक है, यानी कि हर एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार है। तो अगर हम मतलब गैलेक्सी में दूसरी गैलेक्सी में जाएं तो उसी में बहुत टाइम लगने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें तो अपने स्टार को पहले गिनना पड़ेगा। अब मतलब आप सोचिए कि 100 बिलियन अगर गिनेंगे तो मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक गैलेक्सी में अगर 100 बिलियन है तो मतलब आपको लाइक गेहूं के दाने गिनने जैसा जो है काम हो सकता है। ठीक है, सोलर सिस्टम, जिस सोलर सिस्टम में जो सोलर सिस्टम हमारा एग्जिस्ट करता है गैलेक्सी में, उस गैलेक्सी को हम मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, आकाशगंगा हिंदी में बोला जाता है। और जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है। कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा। ठीक है, अब ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो गैलेक्सीज हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अनफॉर्मली, कोई अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग तरीके से है। तो इसलिए यूनिवर्स का ना कोई सेंटर है ना कोई छोर है। ठीक है, मतलब उसका ना कोई किनारा है ना कोई सेंटर है, ऐसा अभी तक थ्योरी से पता चला है। ठीक है, मतलब आप उसको नाप नहीं सकते कि भाई ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ पे, तो एक्सपेंड हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। स्पेस कितना है आपको नहीं पता कि भाई अगर एक लिमिट के बाद तारे खत्म हो जाए तो स्पेस तो होगा ना, राइट? ऐसा तो होगा ना, जैसे हम घर में रहते हैं तो घर के बाहर कॉलोनी होती है या सेक्टर होता है, फिर उसके बाद एक दूसरा सेक्टर होता है, फिर तीसरा होता है, फिर शहर खत्म हो जाता है, फिर खेत आ जाते हैं, गांव आ जाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस तो होता है ना। शहर खत्म होता है ऐसा नहीं कि एक शहर तो नहीं, फिर दूसरा तीसरा चौथा अर्थ पे है, तो ऐसे यूनिवर्स में है। ठीक है, अगर हमारा ये यूनिवर्स, यहाँ की यूनिवर्स की अगर जो बॉडीज हैं वो खत्म भी हो जाएंगी तो फिर वो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से मतलब पता चलता है कि वो एक स्टेप पर खत्म हो रहा है तो उसके बाद भी तो स्पेस होगा। ठीक है, खैर आप ज्यादा नहीं सोचेगा, ये काम साइंटिस्ट को ही का है, उन्हीं को सौंप दीजिए, आप बस पढ़िए और यूपीएससी की तैयारी कीजिए। एनीवे, तो ऐसा एज्यूम किया गया कि मतलब इसका कोई किनारा नहीं है, कोई सेंटर नहीं है। 20th सेंचुरी में ये बताया गया कि ये अभी भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, जिस स्पीड से इसकी शुरुआत हुई। अब ये तो बहुत मुश्किल बात होगी। ठीक है, मतलब भाई नापेंगे कितना कितना दौड़ेगा इंसान, कहाँ तक दौड़ेगा, तो ये एक जो है एक थ्योरी निकल के सामने आई। राइट, अब बात करते हैं भाई
यूनिवर्स बना कैसे, ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स। यूनिवर्स के ओरिजिन को लेके बिग बैंग थ्योरी दी गई, ठीक है। ये जॉर्ज लैमेटियर ने दी थी। जॉर्ज लैमेटियर साइंटिस्ट थे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये जो नाम है जॉर्ज लैमेटियर का। जॉर्ज लैमेटियर साइंटिस्ट थे, प्रिस्ट थे, फिलोसोफर थे। पहले यूनिवर्स की जो ओरिजिन को लेके कई तरह के सवाल खड़े हुए। कास्ते द बफन ने ये काम शुरू किया था 1895 में, आई थिंक। तो उन्होंने 1700 में जो एक शख्स थे, तो उन्होंने इसकी जो है शुरुआत की। तो लेकिन उसके बाद उनकी कुछ थ्योरीज में कुछ कमियां रही। जब मैं आपको आगे चल के थ्योरीज कराऊंगा यूनिवर्स की, तो मैं उसमें इसके अगले लेक्चर में ही उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे एक सीक्वेंस आया, राइट। तो लाप्लास ने भी फिर थ्योरी दी, ओटो स्मिथ की आई, ठीक है, जेम्स जेफरीज की आई। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज को दिया। लेकिन सबसे एंड में 60-70s के बीच में जॉर्ज लैवेंटर ने कहा, देखो भाई मैं बताऊंगा कि यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है। क्योंकि फिलोसोफर थे, प्रिस्ट थे, तो वो जानते थे कि मुझे सवालों के जवाब कैसे देने। तो उन्होंने बहुत मेहनत भी की, ऐसा नहीं, काफी मेहनती भी थे, बेल्जियम के रहने वाले थे। तो उन्होंने बेल्जियम बताया ना आपको, बेल्जियम का कैपिटल जरा बताइएगा अगर आपने लास्ट लेक्चर में मैप स्टडी किया है तो, ठीक है। और मैंने कैप्शंस भी लगाए हैं पीके फिल्म के, ठीक है। पीके फिल्म में इसकी जो शुरुआत है वो बेल्जियम की कैपिटल से होती है, सोचिएगा जरा, ठीक है। चलिए खैर, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जॉर्ज लैमेंटियर ने डिस्क्रिप्शन किया कि यूनिवर्स कैसे बना। उन्होंने ये बताया कि 13.7 बिलियन, यानी कि आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले इसकी शुरुआत हुई। काफी बड़ा टाइम था। तो उन्होंने बताया कि इनिशियली जो एक्सपेंशन हुआ यूनिवर्स का, ठंडा था, कूल्ड एक मैटर था, ठीक है, सबएटॉमिक पार्टिकल्स का, फिर वो एक और सिंपल एटम्स का, ठीक है। फिर वहां पे एक बड़ा सा क्लाउड मर्ज हुआ, ठीक है, मतलब ब्लास्ट हुआ एक, फिर वहां पे क्लाउड जो है वो बन गया, और उसके ब्लास्ट से वो चारों फैल गया, जिसको जो ब्लास्ट हुआ उस पल को, उस टाइम को, उस मोमेंट को उन्होंने बिग बैंग का नाम दिया। बाद में इस थ्योरी को जो है उसको सर्टिफाई भी किया गया, ठीक है। एक LHG एक टेस्ट हुआ था 2005 में फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे, ठीक है। सर्न एक एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, सर्न करके, CERN। उन्होंने उसका टेस्टिंग किया था, उसको लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर का नाम दिया गया था। तो वहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बारिश की गई, और फिर पता लगाया गया कि ऐसा ही है, फिर उसमें हिग्स बोसान निकले, उनको गोल्ड पार्टिकल्स का नाम दिया गया। एनीहाउ, खैर, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है शुरुआत उन्होंने बताई कि ऐसे हुई। लेकिन कुछ लोग इससे भी आगे निकल गए। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कुछ जो फिजिक्स थे उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, वो एक नहीं है, मल्टी यूनिवर्स है। अब बहुत साइंटिस्टों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई, भैया अभी तो एक ही यूनिवर्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, और आप लोग मल्टी यूनिवर्स का जो है कंसेप्ट लेकर सामने आ गए, ठीक है। तो ये मल्टी यूनिवर्स की हाइपोथेसिस आ गई। उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स है। तो मैंने भी इस बारे में काफी पहले सर्च किया, और एक नेशनल ज्योग्राफी का एक वीडियो देखा था, एक नेशनल ज्योग्राफी का एक फिल्म देखी थी, डॉक्यूमेंट्री। उसमें उन्होंने बताया था कि जो हम यहाँ करते हैं वही मतलब एक दूसरे, उन्होंने मतलब मल्टीवर्स में बताया कि एग्जिस्टिंग है। अगर हम एक अनिल सिंह अगर यहाँ लेक्चर दे रहा है और आज आप फोन पे सुन रहे हैं, तो आप जैसे और भी लोग मतलब सेम कंडीशन में वो लोग वहां पे उसको सुन रहे हैं। ये सर्टिफाइड नहीं है, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्री में बताई हुई बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने बताया। तो मल्टी यूनिवर्स का भी मतलब कंसेप्ट आया, मल्टी वर्स का। उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्स नहीं है भाई, और भी हो सकते हैं, एक के बाद दूसरा हो सकता है, ठीक है। मतलब खोज करने के वालों के लिए, डिस्कवरी करने वालों के लिए ये प्रॉब्लम को बढ़ा दिया गया। खैर एनीहाउ, तो ऐसे यूनिवर्स के बारे में कुछ चीजें बताई गई। ये जॉर्ज लैमेंटियर है जिन्होंने यूनिवर्स की पहेली को सॉल्व करने में बहुत मदद की थी। जब मैं आपको ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स और अर्थ के बारे में, थ्योरीज के बारे में बताऊंगा, तब आपको बहुत मजा आएगा। और ये जॉर्ज लैमेंटियर की बिग बैंग थ्योरी कैसे काम कर रही थी, कैसे बताया था, उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। अभी फिर इस तरीके से ओरिजिन होता है यूनिवर्स का, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वांटम जो है फ्लक्चुएशंस होते हैं, फिर ब्लास्ट होता है, फिर ये
एक डार्क, यहाँ पर एक जो है लाइट पैटर्न आता है, एक डार्क एज होती है, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर लगभग यहाँ से पहला स्टार जो है वो बनता है 400 मिलियन साल पहले, ठीक है। फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक प्लैनेट, गैलेक्सीज, एस्ट्रॉयड, मीटियोर, ये सब बनते हैं, ठीक है। तो आज का जो यूनिवर्स है वो यहाँ तक फैला हुआ है, यानी कि 13.7 अरब ईयर इसको हो चुके हैं, 13.7 बिलियन ईयर हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से यूनिवर्स आप इस यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे गैलेक्सीज जो है बन रही है, राइट, और भी गैलेक्सीज इसमें बन रही हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बताया गया, ठीक है। अब बात करते हैं गैलेक्सी की कि भाई गैलेक्सी क्या है। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो स्टार हैं उनका जो क्लस्टर होता है, ठीक है, उसको मिलके जो बनता है वो गैलेक्सी होता है। आप देखते हैं ना, जैसे हमारे यूनिवर्स में आप ऊपर स्पेस में अगर रात को देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्टार मिलेंगे, है ना, कई उर्सा होता है, सप्तऋषि होते हैं, अलग अलग क्लस्टर्स होते हैं स्टार के, ठीक है। तो उनको यानी कि स्टार के जो क्लस्टर हैं, जो स्टार से मिलके जो बना हुआ है, उसको गैलेक्सी का नाम दिया जाता है। तो उन्होंने बताया कि जो हमारी मतलब जो काफी जो बिलियन स्टार हैं स्काई में, ठीक है, तो सन उनमें से एक है, राइट। अब ये जो गैलेक्सी होती है, ये सन के जो हमारा जहाँ पे सन है वो मिल्की वे या उसको आकाशगंगा के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आकाशगंगा में मतलब हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टार हैं, और ये जो आकाशगंगा है एक्चुअली में ये कैसी है, ये एक डिस्क शेप है, मतलब डिस्क की तरह से ऐसे दस्तरी के टाइप में थोड़ा सा टिल्ट है। अभी अभी आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से हमारी जो है ये मिल्की वे काम करती है, राइट। अब हमारी गैलेक्सी में उसने बताया कि जो हमारी गैलेक्सी का जो डायामीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, वो बता रहा है कि यहाँ पे लगभग लगभग 1 लाख लाइट ईयर है, यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी जाएंगे तो एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में हमें 1 लाइट ईयर लग जाएगा, ठीक है। और जो इसकी थिकनेस है वो 20,000, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 20,000 लाइट ईयर, यानी कि हमारी गैलेक्सी जो है इस तरह से लंबी ज्यादा है और चौड़ाई जो है वो उसकी थिकनेस जो है वो कम है, ठीक है, सेंटर से, राइट। फिर जो एंड्रोमेडा है वो हमसे नियरेस्ट गैलेक्सी है, हमारे सबसे नियरेस्ट है। वहां पे जो जाने का जो टाइम है वो 2 बिलियन लाइट ईयर है, यानी कि अगर हम जाएंगे तो वहां पे ये एक्चुअली 2 बिलियन नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये 2 मिलियन है, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2 मिलियन जो है वो लाइट ईयर एंड्रोमेडा हमसे दूर है, यानी कि 20 लाख लाइट ईयर जो है हमें वहां तक जाने में लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है वही हमसे काफी दूर है, ठीक है। इवन हमारा जो नियरेस्ट स्टार है, ठीक है, जो हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी जो नियरेस्ट स्टार है, उसका ही हमसे जो डिस्टेंस है वो लगभग लगभग 4 लाइट ईयर है, यानी कि लाइट की स्पीड से भी जाएंगे तो भी 4 साल हमें वहां पे जाने में लग जाएंगे, ठीक है। फिर मिल्की वे जो है वो स्पाइरल शेप में है, उसकी 3 आर्म है। 3 आर्म कैसे, मतलब ऐसे आप सोचिए कि इस तरीके से बना हुआ है ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से एक आर्म और आती है अंदर से, राइट, ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और फिर एक आर्म और अंदर से आई, और ये जो है ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। थोड़ी भी ड्राइंग खराब है, देख आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से गैलेक्सी जो है यहाँ पर काम करती है। फिर बात करते हैं स्टार्स की कि इसमें जो स्टार है वो कैसे काम करता है। ये स्टार फिल्म स्टार वाला नहीं है, जो स्पेस में जो स्टार दिखाई जाते हैं। तो स्टार एक्चुअली में कैसा होता है कि स्टार जो है एक ल्यूमिनस होता है, ठीक है, जो अपनी ग्रेविटी की वजह से वहां पर टिका रहता है। जो हमारा जो अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है वो सन है, ठीक है। तो नियरेस्ट स्टार है, ध्यान रखिएगा, नियरेस्ट स्टार है। नियरेस्ट जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है वो मून है, जो हमसे बहुत नजदीक होती है, ठीक है। अब ये कैसे काम करती है, फ्यूजन पे काम करती है। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलता रहता है इसके कोर में, ठीक है। एनर्जी जो है वहां से निकलती है इसके स्टार के इंटीरियर से, और फिर वो आउटर स्पेस में जो है रेडिएट हो जाती है, क्योंकि वहां पे लगातार हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। अब जो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टार है, स्टार का जो लाइफ है वो एक ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से स्टार्ट होता है। यानी कि जब कोई स्टार या कोई सिस्टम एक मर जाता है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है, तो उसका एक डस्ट पार्टिकल वहां पे एक बादल रह जाता है जिसे नेबुला बोला जाता है,
नेबुला एक टर्म होती है, अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। तो नेबुला एक टर्म होती है, तो नेबुला में फिर जो है कंपाउंड बनने शुरू होते हैं प्राइमरली, ठीक है। फिर उससे जो है धीरे धीरे हैवी एलिमेंट्स बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, और वहां पर हैवी एलिमेंट बनने लगते हैं, और स्टार जो है वो वहां पर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके कोर में काफी डेंस हो जाता है, हाइड्रोजन जो है वो धीरे धीरे हीलियम में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वहां पर होने लगता है, और एनर्जी रिलीज हो जाती है इस प्रोसेस में, पूरे के पूरे स्पेस में रिलीज होने लगती है। तो इसको इसीलिए स्टार कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। ये इस तरह का नेबुला होता है, मैंने बताया था ना कि नेबुला टर्म है, ज्योग्राफिकल टर्म है नेबुला। नेबुला कैसे, एक डस्ट और गैस का एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है, ठीक है। अब नेबुला ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से भी ज्यादा नेबुला एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये डस्ट कहाँ से आती है, गैस कहाँ से आती है, कोई भी जो मरता हुआ स्टार है, जो डाइंग स्टार है, यानी कि उसके जो एक्सप्लोजन से जो बचा हुआ हिस्सा है, उसको हम नेबुला बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो ब्लास्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम सुपरनोवा। क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। जब ब्लास्ट हो जाता है तो वो सुपरनोवा कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि ये नेबुला कैसे, ही नासा ने हबल टेलीस्कोप से फोटो लिया है नेबुला का, तो ये वहां से आया है, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे नेबुला जो है आप कह सकते हैं कि वहां से स्टार बनने की शुरुआत होती है। इसीलिए नेबुला को स्टार नर्सरीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार जो है वो पनपते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार कैसे बनता है, वो प्रोसेस एक शुरू हो जाता है, ठीक है। अब स्टार की बात करें तो हमारा जो वो कह रहे हैं कि जो हर एक स्टार होता है उसकी अपनी एज होती है। जैसे हमारे सन की भी एक एज है, हमारे सन की जो टोटल एज है वो 10 बिलियन ईयर है, उसमें से सन अपनी आधी एज जी चुका है, लगभग 5 बिलियन ईयर, और 5 बिलियन ईयर और बचे हैं। आप टेंशन नहीं लीजिए, 5 बिलियन ईयर बहुत ज्यादा होते हैं, लगभग 5 अरब साल हुआ है, ठीक है। हमारी तो एज ही, अगर हम ठीक ठाक भी रहे तो 100 साल जी सकते हैं मैक्सिमम, राइट। किस्मत अगर अच्छी रहे तो, ठीक है। तो मतलब 100 वाली कैंडल तो शायद कुछ ही लोग अपनी जो है बर्थडे पर जो है बुझा सकते हैं, लेकिन मतलब आप टेंशन मत लीजिएगा, अभी 5 अरब साल बहुत, ठीक है। तो 5 अरब साल सन अपनी एज को जो है वो जी चुका है, और 5 अरब साल उसकी बाकी बची हुई है, ठीक है। तो वहां पर फिर वो एक्सपेंड होता है, उसमें सुपरनोवा हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुपरनोवा कब होता है, सुपरनोवा तब होता है जब वो चंद्रशेखर लिमिट के अंदर होता है, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है, 1.6 ms को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। इसको जरा फिजिक्स वाले जो आपके टीचर होंगे उनसे समझिएगा, ठीक है। और जो चंद्रशेखर लिमिट के बाहर के जो, क्योंकि चंद्रशेखर ने इसके बारे में बताया था, इसी के नाम पे चंद्रशेखर लिमिट रख दिया गया। तो चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जो बाहर जो स्टार होते हैं वो पहले रेड जेन बनते हैं, बड़े लाल गोला बनते हैं, ठीक है। फिर वो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर न्यूट्रॉन स्टार बनता है, और अगर बहुत ज्यादा हुआ तो वो ब्लैक होल में चला जाता है, ठीक है। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल एक ऐसा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है जबरदस्त, ठीक है। अगर उसके अंदर सनरेज भी चली जाए तो वापस नहीं, इसीलिए उसको ब्लैक होल बोलते हैं, ठीक है। आपको पता ना कोई चीज हमें क्यों दिखाई देती है, कोई चीज तब दिखाई देती है जब सनरेज उससे टकरा कर, लाइट उससे टकरा कर और वापस हमारी आईज में आती है, ठीक है। मान लीजिए हमारी आईज है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। आईज में आती है तो रेटिना में पड़ता है तो हमें दिखाई देता है, लेकिन अगर ये ना और सनरेज सीधी निकल जाए तो हमें वो चीज नहीं दिखाई। लाइट लाइट अगर हमारी आंखों में वापस नहीं, अंधेरा होता है ना तो हमें दिखता नहीं है ना, क्योंकि लाइट की जो लाइट की जो रेज है वो लाइट जो हमारी आईज में नहीं आ रही है, ठीक है। शीशे में ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि जो लाइट है वो उसके आर पार हो जाती है, ठीक है, इसलिए वो हमें उसके पार दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो बहुत जबरदस्त ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होता है ब्लैक होल में, और वो लाइट्स को बाहर नहीं आने देता है, तो इसलिए उसको ब्लैक होल का जो है नाम दिया जाता है, ठीक है। अब जो सोलर सिस्टम है, तो जो सोलर सिस्टम है वो एक तरह का ग्रेविटेशनल बाउंड है, मतलब वो आपस में जो है ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं भाई, सन की वजह से। सन में ग्रेविटी है और सन सभी को अपने चारों ओर समेटे हुए है, सभी जो भी सैटेलाइट हैं, जो भी प्लैनेट हैं, कॉमेट है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसने कहा कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसका अपना एक ऑर्बिट होता है सन के साथ साथ में, ठीक है। और उसमें जो है वो 8 प्लैनेट होते हैं, सबसे मतलब जो सन है उनमें काफी सबसे बड़ा होता है, ठीक है।
तो जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन ईयर पहले जो है वो फॉर्म हुआ था ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से, जिसे मैंने बताया था कि नेबुला की वजह से ऐसा हुआ होगा। ठीक है, इसमें जो 4 प्लैनेट हैं, जो स्मॉलर प्लैनेट है उनको इनर प्लैनेट भी कहते हैं। उसमें जो है आते हैं, उसमें हमारा मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, अर्थ आता है और मार्स आता है। और उससे इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोला जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्ड है, ठीक है, और ये रॉक और मेटल से बने हुए हैं। ठीक है, बाकी जो अगले प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है यहाँ पे जेंट प्लैनेट्स भी बोला जाता है, आउटर प्लैनेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, ज्यादा टेरेस्ट्रियल फॉर्म में नहीं होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सोलर सिस्टम जो है काम करता है, राइट। जितने आउटर प्लैनेट हैं वो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसमें जो मीथेन भी इसमें इम्पोर्टेंट रहता है। जो 8 प्लैनेट हैं उनका सर्कुलर ऑर्बिट है, आपको पता है, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी जब आप 9th-10th में रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो डिस्क शेप में होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक होती है। ठीक है, और इसको ऑर्बिट बोला जाता है। जो जिस शेप में जो मान लीजिए सन है और उसके चारों ओर जब कोई प्लैनेट चक्कर काटता है, जब उसके रिवॉल्व करता है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, डिस्क शेप में होता है। ठीक है, जो सोलर सिस्टम है उसमें कई सारे स्मॉलर ऑब्जेक्ट भी हैं। ठीक है, उसमें एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक है, अभी मैं आपको पिक्चर में आगे दिखा दूंगा, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, राइट। अब यहाँ पे जो ठीक है, मतलब जो टेरेस्ट्रियल और आउटर प्लैनेट्स को अलग करती है। ठीक है, फिर नेपच्यून के बाहर की तरफ एक बेल्ट है जिसको क्यूपर बेल्ट के नाम से जो है जाना जाता है, राइट। ठीक है, आगे करते हैं। इसमें देखिए इस तरीके से ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसमें सबसे पहले मरकरी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छोटा सा, ठीक है, फिर वीनस, ठीक है, फिर अर्थ यहाँ पर, फिर मार्स, आजकल मिशन मार्स काफी चला हुआ है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे बाद में। ठीक है, फिर जुपिटर, ठीक है, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो को बाहर कर दिया गया। 2008 में पराग में एक मीटिंग हुआ था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का। ठीक है, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन पराग में, पराग कहाँ का कैपिटल है? अगर आपने पढ़ा होगा सभी ने, मैप देखा था क्या कल? अगर मैप देखा है तो पराग कैपिटल है चेक रिपब्लिक का। ठीक है, चेक का कैपिटल पराग है। तो पराग में एक मीटिंग हुआ था, तो वहां पे इसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मार्स और जुपिटर है इसके बीच में यहाँ पर एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक है, तो जो ये वाले प्लैनेट है, ये वाले मरकरी से मार्स के बीच में, ये कहलाते हैं यहाँ पर सभी के सभी इनर प्लैनेट। ठीक है, और यहाँ से जो जुपिटर से और बाहर की तरफ है, ये कहलाते हैं यहाँ पर आउटर प्लैनेट। क्या कहलाते हैं? आउटर प्लैनेट। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा सोलर सिस्टम है। अर्थ कितना चक्कर काटती है या कैसे करती है खुद पर देख लीजिएगा, वो मैं नहीं कराऊंगा, बट आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ कि वीनस और जो यूरेनस है, ठीक है, ये प्लैनेट ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, बाकी प्लैनेट्स जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर हम मान लीजिए वीनस पे रहने जाएंगे या यूरेनस पे रहने के लिए जाएंगे, तो सन जो है वो वेस्ट में निकलेगा, ईस्ट में नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये इनकी दोनों की एक सिमिलैरिटी है। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, जो मरकरी है उसका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है मरकरी पे, और ना ही एटमॉस्फेयर है। वीनस पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर कोई भी जो है उसका अपना सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, लेकिन वीनस पे एटमॉस्फेयर है, तो उसमें कार्बन जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, काफी ज्यादा है। इसीलिए वीनस को उसकी जो टोटल एटमॉस्फेयर है उसमें 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए वीनस को हॉटेस्ट जो है प्लैनेट भी कहा जाता है। हालांकि मरकरी सन के नजदीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, वीनस को अर्थ लाइक सिस्टर भी कहते हैं, उसके ऑर्बिटल रिवॉल्विंग की वजह से और उसके एक्सिस पे घूमने की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि वो एक्सिस पे लगभग 24 आवर में ही अपना चक्कर पूरा करता है, और ऑर्बिट में वो 224 डेज आई थिंक उस पे कंप्लीट करता है। फिर अर्थ आता है, अर्थ के बारे में आपको पता ही है, ब्लू प्लैनेट है, एटमॉस्फेयर है, इसका अपना एक सैटेलाइट है, मून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट में लेक्चर के उसमें मैं आपको मून के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है मार्स। मार्स को लेके काफी एक्सप्लोरेशन हो रहा है। मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस और डिबोस करके।
ठीक है, मार्स पे थिक एटमॉस्फेयर है, बहुत कम जो है एटमॉस्फेयर। अगर आपने मार्शियन फिल्म देखी हो, उसमें दिखाया गया है मार्स के बारे में, पूरा का पूरा एक अच्छी फिल्म देखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जुपिटर है, लाइक जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे के पूरे हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। इसके अभी तक सैटेलाइट, सैटर्न और जुपिटर के सैटेलाइट लगातार डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। कभी जुपिटर के ज्यादा हो जाते हैं, कभी सैटर्न के ज्यादा हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50 to 60 की रेंज में जो है इनके सैटेलाइट यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। सैटर्न की खास बात है कि सैटर्न की ये किनारे पर ऐसे रिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। क्रिस्टल से, डस्ट पार्टिकल से, छोटे मोटे एस्ट्रॉइड से ये डिस्क जो है एक शेप में बनी हुई है, ठीक है। यूरेनस में भी डिस्क है, ऐसा नहीं कि यूरेनस में डिस्क नहीं है। यूरेनस की खास बात क्या है कि यूरेनस की जो डिस्क है, ठीक है, उसमें 5 रिंग्स है, जिनको अलग अलग जैसे अल्फा, बीटा ऐसे नाम दिए गए हैं, एस्पिलॉन, ऐसे 5 रिंग्स के उसमें नाम दिए गए हैं, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि इसका जो नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, वो यहाँ पर है ऐसे, ठीक है। और जो इसका ईस्ट वेस्ट है वो ऐसे है, यानी कि जो इसका इक्वेटर है वो ऐसे है और जिसके पोल है वो ऐसे है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर इंक्लाइन है, ठीक है, वो सॉरी 90 डिग्री, ठीक है। इसको जो है लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इसके सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, तो इस वजह से। फिर नेपच्यून है इसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट। तो इस तरीके से आप इन प्लैनेट्स को एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्यूपर बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट 2 तरह की बेल्ट है, मैंने बताया ना कि एक बेल्ट यहाँ पर है जुपिटर से पहले, ठीक है, इनर प्लैनेट और जुपिटर के बीच में, और एक प्लैनेट ये है क्यूपर बेल्ट बोला जाता है, ये काफी बड़ी है, उस एस्ट्रॉइड बेल्ट से भी बहुत बड़ी है, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट से बड़ी होने की वजह से क्यूपर ये हमें प्रोटेक्ट करती है, बाहर से आने वाले जितने एस्ट्रॉइड एमिटरॉइड्स हैं उनको रोक देती है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे वो हैं प्लैनेट बनने के फॉर्म में जो कभी जुड़ नहीं पाए, ऐसे यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है, जो कभी जुड़ नहीं पाए, वो डस्ट पार्टिकल और छोटे मोटे टुकड़ों रॉक्स में ही जो है वो रह गए, ठीक है। अब बात करते हैं अपने स्टार की। हमारा जो स्टार है वो सन है, ठीक है, और सन मैंने बताया कि कैसे, सन जो है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है, ठीक है। जो अर्थ की जो एनर्जी है, जो अर्थ पे जो ज्यादातर एनर्जी आती है वो पूरी की पूरी सन से आती है, ठीक है। डायमीटर 109 टाइम सन से ज्यादा है, अर्थ से ज्यादा है। इसका मास जो है वो यहाँ पर आप जो है 33,000 टन से ज्यादा है, ठीक है। और आप मास की अगर बात करें तो 99.86% हमसे टोटल सोलर सिस्टम का 99.86 खाली जो है वो सन ही एक अपने में रखे हुए है, ठीक है। दूसरी अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें हेवियर एलिमेंट मिलते हैं, जैसे इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, नियोन है, आयरन है, ठीक है, और इसके अलावा हाइड्रोजन 73% और हीलियम 25% है, बाकी में ये हेवियर एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। काफी हॉट रहता है, डेंस है काफी ज्यादा, ठीक है, ऐसा न्यूक्लियर फ्यूजन होने की वजह से होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, राइट। बात करते हैं सन जो है वो लगभग मैंने बताया ना कि अपनी मिडिल एज में है, लगभग 5 अरब साल जी चुका है और 5 अरब साल रह रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अभी 4 बिलियन ईयर तक उसमें जो है कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन ठीक है, और ये अभी 5 बिलियन ईयर तक जो है थोड़ा स्टेबल रहने वाला है, ठीक है, राइट। तो आगे अगर बात करें तो जो सन का जो सरफेस है वो विजिबल है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसको हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये फोटोस्फीयर विजिबल होता है जहां से लाइट, सनलाइट जो है वो पूरे के पूरे स्पेस में छिटक जाती है, ठीक है। और जो सनलाइट आती है वो शॉर्ट वेव्स के तौर पर आती है, आपको पता होगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि सन से जो लाइट आती है वो शॉर्ट वेव्स में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपके ज्योग्राफी में कई बार आने वाला है, ध्यान रखिएगा। क्लाइमेट में आपको हमेशा परेशान करेगा, ठीक है। और जब सोलर एक्लिप्स होता है तो डिस्क मून बीच में आ जाता है, उसके चारों तरफ एक जो है आउटर स्पेस उसका देख सकते हैं सन का, तो उसको कोरोना बोला जाता है। ये वाला कोरोना नहीं है जो आजकल फैला हुआ है, ये सन के बाहर दिखने वाला कोरोना है, तो इसको कोरोना जो है बोला जाता है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से दिखता है, सन के बाहर वाले रीजन में दिखता है, इसको कोरोना बोलते हैं। ये वाला ये जब आप कंप्लीट जो है सोलर एक्लिप्स होता है तब दिखाई देता है। और ये फोटोस्फीयर है सन का, जहां पर इस तरीके से सनरेज जो है लगातार अपने स्पेस में छिटकती रहती है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं अरोरा लाइट की। अरोरा लाइट एक्चुअली में क्या होती है,
होता क्या है कि जो हमारी अर्थ है उस पे मैग्नेटिक फील्ड काम करता है ऐसे नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और ये सन वाली साइड में थोड़ा कम है ऐसे, ठीक है, और बाहर वाली साइड में ये थोड़ा ज्यादा ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट साइड में थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब सनरेज यहां से इससे टकराती है इस मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये टकरा के पोल पर आ जाती है, क्योंकि पोल पे थोड़ा वीक होता है, तो पोल पर आ जाती है। तो जब ये पोल पर आती है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जब वहां पे रात होती है 6-6 महीने की, तो वहां पे इस तरह की अरोरा लाइट को देखा जा सकता है। जो लोग अलास्का में रहते हैं, जो लोग ग्रीनलैंड में रहते हैं, कनाडा के बहुत ऊपर वाले पार्ट में रहते हैं, वो लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। या अंटार्कटिका पे आपको कभी जाने का मौका मिलेगा तो आप वहां पे उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो अरोरा है, ठीक है, ये पोलर लाइट के तौर पर भी जानी जाती है, नॉर्दर्न लाइट के तौर पर भी जानी जाती है। ये स्काई में अपीयर होती है, हाई हाई लेटीट्यूड पे अपीयर होती है, जैसे मैंने बताया, पोल पर ही दिखती है, ठीक है। आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में दिखती है। आर्कटिक ऊपर सी है नॉर्थ पोल पर, और अंटार्कटिक नीचे जो है कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और इसमें जो अरोरा है, अरोरा यहाँ पर एक मैग्नेटोस्फीयर जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटोस्फीयर के साथ जब वो टकराती है तो वहां पे प्रोड्यूस होती है ये, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वो इस चार्ज पार्टिकल से, यानी कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो चार्ज पार्टिकल है, उससे आके टकराने लगती है, ठीक है। तो सोलर विंड्स और जो मैग्नेटोस्फीयर का प्लाज्मा होता है वो आपस में रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में और प्रोटॉन के फॉर्म में, जिससे क्या होता है कि वहां पर जो है वो अरोरा लाइट ऊपर की ओर जो है हमें बनती हुई दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो इस थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर में ऐसा होता है, तो इसको अरोरा लाइट बोलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो नॉर्थ पोल पे जो लाइट दिखती है उसको यहाँ पे अरोरा बोरेलिस बोला जाता है, ठीक है। और जो साउथ पोल पर जो लाइट दिखती है उसको यहाँ पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से याद रख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहां से वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वो लाइन यहाँ पर आ नहीं सकी तो मैंने आपको जो है वैसे ही ऑरली बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है ये कॉमेट है, ये हमारे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा होता है। जो कॉमेट है वो काफी एक आईसी स्मॉल हिस्सा होता है सोलर सिस्टम का। इसकी जो जो ऑर्बिट होता है वो काफी दूर रहता है सन से, ऐसे चक्कर लगाता है। तो ये जब इन जगहों पर होता है तो नहीं दिखता है, लेकिन जब सन के नजदीक से गुजरता है तो ये दिखाई देने लगता है। ये कोमा से बना है ऐसे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला हिस्सा कोमा कहलाता है, फिर पीछे टेल होती है इसकी, ठीक है, डस्ट टेल होती है, आगे न्यूक्लियर रहता है। तो ये जब सन के पास से निकलता है तो ये क्या करता है कि ये यहाँ पर ऐसे टेल जो है अपीयर होने लगती है, तो ये क्रिस्टल पार्ट जो है ऐसे दिखाई देने लगते हैं गैस के रिएक्शन की वजह से। तो इसीलिए इसको जो है सोलर रेडिएशन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो है कॉमेट बोला जाता है, पूछल तारा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अर्थ से जो दिखने वाला कॉमेट होता है उसको हेलीकॉमेट का नाम दिया गया है, ठीक है। ये लगभग 74-75 साल के एक डिस्टेंस पे जो है हमेशा दिखाई देता है। तो ये कॉमेट का ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कॉमेट की ये वाली जो ये ऑर्बिट है, ये कॉमेट की ऑर्बिट है। कॉमेट हमेशा दूर से निकलता है, मैंने बताया ना कि जब यहाँ और यहाँ होगा तो नहीं अपीयर होगा, लेकिन जब सन के या अर्थ के पास से निकलेगा, जब अर्थ के पास से निकलेगा तो ये अपीयर होने लगता है, ठीक है। तो ये कॉमेट, ज्यादा कुछ नहीं कॉमेट के बारे में, बस इतना ही आप जानते रहिएगा। फिर बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की। एस्ट्रॉइड्स कुछ माइनर प्लैनेट होते हैं एक तरह के, जो सोलर सिस्टम में है, जो इनर सोलर सिस्टम में है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट के तौर पर है, जो कभी जुड़ नहीं पाए, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे प्लैनेटॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। जो एस्ट्रॉइड है एक्चुअली में वो माइनर प्लैनेट से निकला हुआ टर्म है, ठीक है, जो सोलर सिस्टम के साथ उसके ऑर्बिटल में काम करता है। मतलब कि सोलर सिस्टम में जुपिटर की ऑर्बिट के साथ घूमता है, कोऑर्बिट होती है उसकी, उसको जो है वहां पे हम एस्ट्रॉइड का हम नाम देते हैं। वैसे तो बाहर से भी जो छिटक के पत्थर आने वाले होते हैं उनको भी हम एस्ट्रॉइड का नाम देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो बहुत सारे मिलियंस एस्ट्रॉइड कह रहा है कि वहां पर लगातार घूम रहे हैं, ठीक है। उसके उसमें जब नेबुला बना था तो सन के साथ ही घूमने लगे, लेकिन एक अभी प्लैनेट नहीं बन पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है 3 तरह के जो है यहाँ पर एस्ट्रॉइड रहते हैं। एक सी टाइप होता है,
एक M टाइप होता है और दूसरा जो है S टाइप होता है, ठीक है। यानी कि जो C टाइप होता है वो कार्बन रिच होता है, ठीक है। जो M टाइप होता है वो मेटेलिक रिच होता है, और जो यहाँ पर जो तीसरा जो रहता है एक S टाइप, वो सिलिकेट जो है कंपोजिशन वाला होता है, उसको S टाइप जो है एस्ट्रॉइड बोला जाता है, ठीक है। आपको पता रहेगा कि जिस तरह से जो गोल्ड है या फिर सिल्वर है, एक्चुअली ये अर्थ के एलिमेंट नहीं है, ये बाहर एस्ट्रॉइड की टक्कर से जब अर्थ बनने लग रही थी, हॉट थी, बहुत कम डेंस थी, तो इसमें बाहर से एस्ट्रॉइड की लगातार टक्कर हुई, तो आके रह गए, तो उनसे गोल्ड जो है यहाँ पर बना, ठीक है। तो इस तरीके से कई मिनरल्स जो है इंपॉर्टेंट मिलते हैं, तो ऐसे जो है एस्ट्रॉइड जो है यहाँ पर काम करता है, क्लियर। फिर बात करते हैं मीटेरॉइड्स की। मीटेरॉइड्स कैसे, मीटेरॉइड्स एक्चुअली में एक तरह का एस्ट्रॉइड ही होता है, ठीक है, लेकिन वो एस्ट्रॉइड से थोड़ा छोटा रहता है, राइट। उसने कहा कि ये 1 मीटर तक छोटा हो सकता है, ठीक है, काफी छोटे, उससे भी छोटे होते हैं, राइट। तो उसने कहा जब ये मीटेरॉइड्स जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो जब एक्सोस्फेयर से जब हमारे आयनोस्फेयर में एंटर करते हैं, तो वो वहां पे फ्रिक्शन की वजह से जलने लगते हैं, ठीक है। तो जलने की वजह से उनकी एक ऐसे लंबी सी जो है टेल निकल जाती है, जिसको हम शूटिंग स्टार का नाम जो है देते हैं, ठीक है। और वो कंप्लीटली अगर जल जाए, ठीक है, वो बर्न हो जाए, ठीक है, अर्थ पे, ठीक है, तो वो ऊपर मतलब मीटेरॉइड्स ही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उसका जल के बचा हुआ हिस्सा अर्थ पे आ जाए, तो उसको मीटेरॉइड बोला जाता है, ठीक है। यानी कि वो कंप्लीटली जला नहीं और अर्थ पे आ गया, उसे यहाँ पे मीटेरॉइड का जो है नाम देंगे, ठीक है। 3 अलग अलग टर्म होती है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होती है। ऐसे अगर वो सिर्फ स्पेस में है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर रहा है, तो वो मीटेरॉइड है। और अगर वो अर्थ के स्पेस में एंटर कर गया और जल गया, कंप्लीटली जल गया, तो वो मीटियोर हो जाता है। और अगर वो जल के बच के अर्थ तक आ गया, तो वो मीटेरॉइड हो जाता है। 3 टर्म में अलग अलग ध्यान से सुनिएगा। अगर वो स्पेस में ऊपर ही रह जाएगा, तो वो मीटेरॉइड होगा। और वो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया और कंप्लीटली बर्न हो गया, ठीक है, उसकी ऐश हो गई, तो वो मिट्योर्स हो गया, मिट्योर के नाम से जाना जाएगा, जिसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। और अगर उसका बचा हुआ पार्टिकल्स आ गया, यानी कि उसका वहां पे बचा हुआ हिस्सा अगर अर्थ पे गिर गया, तो वो मीटेरॉइड कहलाता है, ठीक है। जैसे काफी ज्यादा मीटेरॉइड गिरे थे जब जुरासिक एरा खत्म हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद में बहुत बाद में ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रहता है। ये इस तरीके से जब ये मीटेरॉइड्स होता है, तो ये आके जब कंप्लीटली बर्न होता है, तो ऐसे ये शूटिंग स्टार के तौर पे जाना जाता है, ठीक है, राइट। और अगर बचा हुआ आ जाए, ये कहीं पे है, तो इस तरीके से मतलब बड़ा गड्ढा कर देता है। इतना वाला मीटेरॉइड्स अर्थ में बड़ा जो है नुकसान करने के लिए काफी होता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है। कितना जबरदस्त होता है, इतना बड़ा गड्ढा कर सकता है, ठीक है। लोनार एक लेक है बुडलाना डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, वो बनी हुई है। तो वहां पर भी एक ऐसा माना जाता है कि इम्पैक्ट हुआ था काफी ईयर पहले, तो वहां लेक, ठीक है, काफी इतना बड़ा अगर एक होल हो जाए, तो मतलब ये अर्थ को हिलाने के लिए काफी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर मीटियोर्स जो है काम करता है, राइट। तो अगले पार्ट में हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं फिर मून के बारे में।